नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। दिल का मामला बहुत ही नाजुक होता है, चाहे रिश्तों से जुड़ा हो चाहे सेहत से। बदलते लाइफस्टाइल से दिल के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सिर्फ उम्रदराज लोग ही नहीं, अब तो नौजवान भी दिल की बीमारी के शिकार बन रहे हैं। इसलिए दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहेगा तभी आप भी स्वस्थ रह सकेंगे। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री मेडिशन हॉस्पिटल से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोगेश विसनदासानी। डॉक्टर जोगेश, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। धन्यवाद। डॉक्टर जोगेश, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और डिस्लिपिडेमिया के हृदय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। पहला सवाल यह है कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और डिस्लिपिडेमिया हमारे हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जिन तीन बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़, मधुमेह जिसे कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडेमिया जिसको हम आम भाषा में कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या से जोड़ करके देखते हैं, ये तीनों बीमारियां जो हैं तीन फाउंडेशंस की तरह काम करती हैं हार्ट की बीमारियों को बड़ा करने के लिए। इनमें से कोई एक भी पर्याप्त रहता है हार्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब तो निश्चित तौर पे ये ज़्यादा नुकसान करते हैं, और इवन ये तीनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या रहता है, एक जो नस वाहिकाएँ हैं उनमें प्रेशर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल को आम दिनों के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मोटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या मोटर की आवाज़ बदलने लगती है तो वो निश्चित तौर पे उस मोटर को नुकसान पहुंचाएगी, और यहाँ मोटर हमारा दिल है। ऐसे ही शुगर की हम बात करें, डायबिटीज़ की जिसकी हम बात करते हैं, वो नसों में जा कर के प्रभाव छोड़ता है, जिसकी वजह से नसें थोड़ी सी संकुचित होना शुरू हो जाती हैं और साथ में उनमें कड़ापन भी आने लग जाता है। इसी वजह से ये ब्लड प्रेशर में भी इजाफा कर सकते हैं और साथ ही साथ दिल के ब्लॉकेजेस का कारण भी बनते हैं। यहीं हम तीसरी बात अगर कोलेस्ट्रॉल की करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो नस के जो अंदर का जो धमनी का जो हिस्सा रहता है उसमें जाकर के जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि रुकावट का कारण बनता है। कभी कभी वो डायरेक्टली रुकावट बन जाते हैं, कभी कभी उनमें कुछ थक्का जम जाने की वजह से और जल्दी रुकावट हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसे लक्षण आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये तीनों के तीनों जो हैं बीमारी हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर जोगेश, देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी बीमारी को सही समय पर उसका पता चल जाए, सही समय पर इलाज हो जाए, तो उसका इलाज होना और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है, अच्छे से हो सकता है और आप अपनी सेहत को अच्छे से फिट रख सकते हैं। इस लाभ से समझना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जो यह संकेत देते हैं कि हमारा हृदय प्रभावित हो सकता है? देखिए, हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि बीमारी का जल्द से जल्द पकड़ा जाना, कई बार क्या होता है, मैं जिस किस्म से मरीजों से जब डील करता हूँ तो दिल की बात सुन करके ही वो लोग दिल के डॉक्टर को भी देख करके वो लोग थोड़े नर्वस हो जाते हैं और इवन वो लोग घबराने लग जाते हैं किसी भी किस्म की जांच कराने के लिए। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द अगर जाँच कराएंगे तो उसका इलाज ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इलाज हो पाना और बेहतर इलाज हो पाना दोनों बातों में फ़र्क रहता है। डायबिटीज़ अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसे कम गोलियों से ही काबू किया जा सकता है। ऐसे ब्लड प्रेशर अगर जल्दी इलाज किया जाए तो उसको भी आसानी से काबू किया जा सकता है। और ये सेम चीज़ कोलेस्ट्रॉल के लिए रहती है। दिल की जो बीमारी रहती है वो जनरली सांस फूलना, छाती में दर्द होना, आम कंपैरिजन में ज़्यादा जो आप पहले काम कर पाने में सफल हो जाते थे उसको अब करने में आपको थकावट महसूस होती थी। मैंने कहा कि आप जिसको खुद कर पाते थे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लोग एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं तब उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता, कभी कभी वो उस चीज़ को अन्यथा भी लेने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलना आज शुरू करेंगे, आपको आदत नहीं है और आपका एक फ्रेंड है जिसको खेलने की आदत है, तो वो जल्दी नहीं थकेगा लेकिन आप जल्दी थक जाओगे, लेकिन आप पहले भी थक जाते थे। हमें उस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि अगर आप रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं और अब आपको थकावट होना शुरू हो गई तो निश्चित तौर पे ये सिम्टम्स है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। छाती में जो दर्द रहता है ये कई बार घुटन के प्रकार का रहता है। ऐसा लगता है जैसे छाती पे कुछ दबाव आ गया है। कभी कभी वो बाएं हाथ या जबड़े की तरफ आने लग जाता है। साथ में कभी कभी पसीना आने लग जाता है। कुछ लोगों को चक्कर आना, लाइट हेडेडनेस या गैस की समस्या जैसे भी महसूस हो सकता है, खासकर प्रायः फीमेल्स में जिनमें सिम्टम्स थोड़े से सीधे सपाट नहीं रहते हैं, जिसमें एकदम हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये हार्ट का प्रॉब्लम लग रहा है। डॉक्टर जोगेश, अपनी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस करें जो हमारे हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? साथ ही भी बताइए कि बदलती लाइफस्टाइल कैसे दिल को कमजोर करती है।
जो सबसे पहले जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हमें जो चाहिए वो है एक तो एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज आजकल लोगों की कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मोबाइल्स में लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई। आपको एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लगभग 150 मिनट से लेकर के पौने 200 मिनट तक के एक एरोबिक वर्कआउट इन अ वीक, वो लगभग आपको हमेशा करते रहना चाहिए। मेडिटेशन जिसको आपको एक रेगुलर बेसिस पे आपको लेके आना चाहिए, ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, गुड हार्मोन्स क्रिएट करता है विच इज़ प्रोटेक्टिव टू द हार्ट। साथ ही साथ डाइट्स में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब है कि दाल, अच्छी दालें, छिलके वाली दालें वगैरह आप खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करिए अपने डाइट्स में, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको देंगे और साथ ही साथ आपके रिफाइंड कार्ब्स की मात्रा भी कम करते जाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा एक अच्छी नींद जो लगभग 6 से 8 घंटे कम से कम, एक साउंड स्लीप की मैं बात कर रहा हूँ, न केवल स्लीप ड्यूरेशन बल्कि स्लीप हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी है देन 6 आवर्स कैन ऑल्सो हेल्प अ लॉट, अदरवाइज एटलीस्ट 8 आवर्स एंड विथ अ गुड स्लीप आवर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स कैन हेल्प यू आउट। बिल्कुल डॉक्टर जोगेश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम कई ना सिर्फ हृदय रोग बल्कि और कई बीमारियां जिनसे निजात पा सकते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। इसलिए दर्शकों से ये अपील करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए और जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। डॉक्टर जोगेश, अगर बात करें दिल की बीमारियों की तो इसे ठीक करने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए आमतौर पर कौन सी दवाएं निर्धारित की जाती है और उनके दुष्प्रभाव के बारे में बताइए। देखिए, जैसे दिल की जो बीमारियां रहती हैं उसमें कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हार्ट अटैक की समस्याओं का होती हैं तो जनरली हम ब्लड थिनर्स, जिसे आम भाषा में कहते हैं खून पतला करने की दवाइयां, वो देते हैं जिसको एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं। एस्पिरिन इसमें एक दवाई है, क्लोपिडोग्रिल एक दवाई है, लेकिन इसको अपनी मर्जी से नहीं लेना है। कई लोग रेगुलरली इसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बट इसके लिए रेगुलर आपको चेकअप्स होते रहना चाहिए और रिक्वायरमेंट कितना है। कभी कभी इनकी वजह से खून की रिसाव शुरू हो जाता है, लैट्रिन के रास्ते से खून जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर की सलाह के बगैर न लें। ब्लड प्रेशर की दवाइयों को भी देने से फ़र्क पड़ता है। एक रहती है कार्डियक रीमॉडलिंग दवाइयाँ जो कि हम देते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर से मिलती जुलती दवाइयाँ रहती हैं। उसके इस्तेमाल से कभी कभी कुछ लोगों को बीपी कम होने लग जाता है, इसलिए उस दवाई को भी बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। शुगर की दवाइयाँ, आजकल नई दवाइयाँ भी आ गई हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। शुगर का हेल्प आउट करेंगे तो उनका अगर अति मात्रा में सेवन किया जाए तो शुगर शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स होते हैं, अगर सही मात्रा में नहीं ली जाए तो शुगर आपका हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा कुछ दर्द कम करने वाली दवाइयाँ रहती हैं जिनको हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहते हैं, जिसमें हम सॉर्बिट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना है। कभी कभी मैंने कुछ मरीजों को देखा है कि जो दिल के दर्द के साथ में आ जाते हैं और उनको पता रहता है कि सॉर्बिट्रेट दवाई एक लेने की रहती है जिसको जीभ के नीचे रखना रहता है, उससे कई बार ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको चक्कर आने लग जाता है और शरीर में पसीना पसीना हो जाता है और कई बार हमको लक्षणों को फ़र्क करने में दिक्कत जाती है कि हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या फिर उस दवाई की वजह से हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर जोगेश, इसके पहले लक्षणों के बारे में हमने आपसे बातचीत की, आपने कई लक्षण बताए हृदय रोग से जुड़े हुए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लक्षण आपने बताए हैं, अगर हमें वह लक्षण हो या फिर हृदय रोग से जुड़ी कोई समस्या हो तो हमें अपने हृदय स्वास्थ्य का कितनी बार टेस्ट करना चाहिए। यह भी बताइए कि नियमित हार्ट चेकअप क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अलर्ट रह सके। देखिए, इसमें मैं 2 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को अलग अलग करना चाहूँगा। एक जिनको हृदय की समस्या है, पहले से ही हार्ट अटैक पड़ चुका है, स्टेंट डल चुका है या बाईपास हो चुका है, ऐसे मरीजों को लगभग 3 महीने में एक बार अपना चेकअप कराते रहना चाहिए एक्सपर्ट के पास जा करके। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको हार्ट अटैक तो नहीं पड़ा है लेकिन उसके जो कारक हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ऐसे मरीजों को एक रेगुलर चेकअप के लिए अपने रूटीन डॉक्टर्स के पास में जाना चाहिए। घर पे एक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए शुगर को लेकर के और ब्लड प्रेशर को लेकर के। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आप उसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। शुगर की एक एवरेज ब्लड शुगर के एक चेकअप्स रहते हैं जिसको हम HbA1c कहते हैं, वो लगभग 3 महीने में एक बार होता है। अगर आपका वो कंट्रोल है तो आप 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, अगर आपका वो अनकंट्रोल्ड है तो आपको 3-3 महीने में करना चाहिए ताकि उसको कंट्रोल कर सके। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूं कि 2 महीने में एक बार कराइए, अगर वो अनकंट्रोल है तब। जब कंट्रोल है तो साल में एक बार कराइए। एक
टेस्ट रहता है TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। ये क्या रहता है कि लो रिस्क कार्डियक प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनको, कि जैसे चेस्ट पेन है लेकिन श्योर नहीं है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को एक ट्रेडमिल टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर उनको रिस्क फैक्टर है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उनको 2 साल में एक बार कम से कम TMT करा लेना चाहिए, ताकि बीमारी हार्ट अटैक होने की संभावनाओं को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आहार यानी कि जो खान पान है वो योग जो हम करते हैं, क्या ये सब अकेले इन स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए, अगर बीमारियों की अगर शुरुआत है, अगर जल्दी पकड़ी गई है, तो निश्चित तौर पे डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज़ ये लगभग आप मेन फाउंडेशन, एक नींव की तरह मान सकते हैं इन बीमारियों के इलाज के लिए, इनके व्यवस्था के लिए। तो निश्चित तौर पे इसको रूटीन लाइफ में समायोजित करने से बहुत फ़ायदा पड़ेगा। एक जो हम बात कर रहे हैं कि अगर प्राणायाम कर रहे हैं या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं और एक अच्छी नींद ले रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल एडजस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो संभावनाएं हार्ट अटैक के होने की हैं, अगर आपको अदर कोई रिस्क फैक्टर जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह नहीं है, तो उसमें ज़रूर कारक रहते हैं। इवन ये इन रिस्क फैक्टर्स को भी हेल्पफुल ढंग से आपको इसमें हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो खराब चीज़ें हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इस टाइप के पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर जोगेश, देखिए अब तक ने हमने बात की है मधुमेह के बारे में, उच्च रक्तचाप, डिस्लिपिडेमिया और दिल के दौरे या फिर स्ट्रोक की। आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि इन सब के बीच आपस में संबंध है क्या? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये सब दिल से ही जुड़े हुए हैं, हमारे हार्ट से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में जरा बताइए। निश्चित तौर पे ये तीनों बहुत ही, मैं अपने मरीजों को कई बार कहता हूँ कि ये तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर एक है तो वो दूसरे को भी बुलाएगा, दूसरा है तो तीसरे को भी बुलाएगा, एंड ये तीनों मिल करके आपके हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं। तो निश्चित तौर पे जैसे अगर शुगर का मरीज़ है तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी कई बार गड़बड़ रहता है। इवन आजकल काफ़ी कहा जाने लग गया है कि जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है और हार्ट की समस्या है तो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, उसको जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। और HDL कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो जितना ज़्यादा बढ़ जाए उतना अच्छा है। डायबिटीज़ में वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी कई बार डायबिटीज़ साथ में देखने को मिल जाता है। लगभग आधे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को डायबिटीज़ भी रहता है और आधे मरीज़ों को करीब कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम रहता है। तो इसी तरीके से जनरली एक दोस्त एक अकेला नहीं आएगा, या तो अपने साथ एक आध दोस्त तो जरूर लेके आएगा ही आएगा। तो निश्चित तौर पे ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को भी वो प्रभावित भी कर रहे हैं और ये तीनों मिल करके हार्ट को भी प्रभावित कर ही रहे हैं। बिल्कुल, इससे इतना तो साफ हो चुका है कि अगर आपको कोई एक समस्या है तो आप बाकी समस्याओं से बच बिल्कुल भी नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि इन समस्याओं में से किसी एक को भी आप अपने तक ना आने दें। डॉक्टर जोगेश, दिल के इलाज में अगर हम बात करें तो नई तकनीकों के बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट है, बहुत लंबे समय से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जरा ये बताइए कि पहले और अब में क्या तुलना आप कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी से उनको लेकर के, इलाज को लेकर के? बहुत सारी दवाइयों के नए रेसर्चेस आ रहे हैं और बहुत सारी नई दवाइयों का ट्रायल्स चल रहे हैं और बहुत सारी दवाइयां अब मार्केट में आ गई जो पहले नहीं थी। निश्चित तौर पे उन नई टेक्निक्स, नई दवाइयों से बहुत कुछ फ़र्क आया है। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट किया जाता है तो जो दवाइयां हम रेगुलरली प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अलावा आजकल एक रीनल डीनर्वेशन के बारे में भी काफ़ी बातें होना शुरू हो गई हैं। ग्लोबली इसके बारे में बात हो रही है। अगर दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो एक तरीका हो सकता है कि अगर आपका उसका इलाज किया जाए रीनल डीनर्वेशन के द्वारा, तो उससे भी आपको हेल्प आउट हो सकते हैं। ये एक तरीके का प्रक्रिया है जिसमें जो गुर्दे के पास की नसें हैं उनको थोड़ा सा जलाया जाता है ताकि वो एबनॉर्मल ट्रिगर्स कम करें। सेकंड चीज़ जो रहती है, जैसे कुछ दवाइयां हैं जो आजकल आ गई हैं जिसमें SGLT2 इनहिबिटर है, जिसको अपन आजकल बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हार्ट और शुगर दोनों के लिए हेल्पफुल रहती हैं और दोनों को एक साथ डील कर पाती हैं। साथ ही साथ एक आजकल नई दवाई आ गई है GLP-1 एनालॉग एगोनिस्ट, जिसको सेमाग्लूटाइड, कई लोगों को अभी भी शायद जो थोड़े से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो लोग जानते होंगे कि इसको एज ए एंटी ओबेसिटी ड्रग भी यूज़ किया जा रहा है। ओबेसिटी को भी कम करने के लिए इसके बारे में बातें चलना शुरू हो गई हैं। अभी तक ये ग्लोबली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि चालू हो जाए कि इनको मोटापे के लिए भी इलाज
इलाज किया जाने लगे। दिल की बीमारियों की हम बात करें, उनके इलाज की हम बात करें, तो ये सवाल जो है वो बेहद जरूरी है। जो मेरा अगला सवाल है वो कि दिल को किन चीजों से खतरा है, जरा ये बताइए। क्योंकि आमतौर पर हम कई सारी चीजें देखते हैं कि आप टाइम पर सोएं या फिर कुछ चीजें होती है तकनीकी चीजें जिनका इस्तेमाल कम से कम करें, लेकिन क्योंकि आप एक्सपर्ट है इसलिए आप दर्शकों को जरा समझाइए कि वो किन चीजों से बचे जिससे दिल की बीमारियों से भी वो बच सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो चीज़ कहना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम से बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा विथ इवोल्यूशन स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है। आउटसाइड फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप इवन आज भी इवनिंग्स में जाएंगे, जो कि वीकेंड आज नहीं, अगर वीकेंड रहता है तो आपको तो इवन जगह भी नहीं मिलेगी, और नॉन वीकेंड के दिन पे भी आपको रेस्टोरेंट्स फुल दिखते हैं। तो द वे दे आर प्रिपेयरिंग द फूड इज़ नॉट गुड, मतलब वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चीज़ का इस्तेमाल खाने में इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मीठे का सेवन इवन जो नॉन डायबिटिक्स हैं वो भी कम करें, जितना हो सके उससे परहेज ही रखें। आपने हाई ब्लड प्रेशर का यहाँ पर जिक्र किया, इसलिए अगला सवाल मैं इससे जुड़ा हुआ लेना चाहती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण बताइए, और सबसे पहले जरूरी ये सवाल है कि इसे नियंत्रित कैसे करें। देखिए, ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आमतौर पे जनरली कुछ खास शुरुआत में नहीं रहते हैं। अगर आप एक रूटीन चेकअप्स कराते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका ब्लड प्रेशर पकड़ा जा सकता है, और उसको उसी वक्त पे अगर इलाज किया जाए तो ज़रूरी रहता है। कई बार मरीजों को ये समझाना बड़ा मुश्किल रहता है कि आपको जब लक्षण नहीं है तो इलाज क्यों करना है। निश्चित तौर पर अगर वो बबूल का पेड़ बनने वाला है तो उसका इलाज जल्द से जल्द कर देना चाहिए। इसी वजह से कई मरीज जब ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से परहेजी करते हैं कि हमको कोई लक्षण नहीं है, डॉक्टर साहब ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो वो गलत एक सोच है। और साथ ही साथ कई बार ये रहता है कि ब्लड प्रेशर जब हम मरीज़ों को जब होना शुरू होते हैं, जब जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होते हैं तो मरीजों को कुछ कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, सर में भारीपन लगना, या फिर अपनी ही धड़कन महसूस होना, या धड़कन का एहसास होते रहना। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर निश्चित तौर से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो सीमा है 140 उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 160 के भी ऊपर जा रहा है आपका ब्लड प्रेशर, और एट टाइम हो सकता है 180 को भी ऊपर जा रहा है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे अर्जेंटली आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ये आपके लिए लकवे का कारण भी हो सकते हैं और हृदय आघात का भी कारण बन सकते हैं। डॉक्टर जोगेश, देखिए, अगर बात करें कि दिल की बीमारियों की या फिर इससे जुड़ी हुई समस्याओं की, तो हार्ट अटैक जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। और देखिए, हमने हाल ही में कई ऐसी खबरें देखी भी है, सुनी भी, आपने भी सुनी होगी कि ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि अब जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो कहे जो नौजवान है, जो यंग है, उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसका कारण क्या है, जरा ये बताइए, और ये भी बताइए कि हार्ट अटैक के संकेत क्या होते हैं, कैसे हम ये पहले से पहचान जाए, कैसे समझ जाए कि हार्ट अटैक के आने के हमें संकेत आ रहे हैं, हम डॉक्टर्स के पास फौरन चले जाए। जैसे कि आपने कहा कि हृदय आघात सबसे बड़ी बीमारियों में काउंट होता है, और उसको लेकर के लोगों में बड़ी चिंता फैल जाती है। पहले बुजुर्गों में होता था, अब जवानों में भी होने लग गया है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ को लेके आना चाहूँगा कि जवान लोगों में आजकल सिर्फ हृदय आघात के इंसिडेंसेस नहीं बढ़ गए हैं, बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर और क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, इसके भी इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। काफ़ी चर्चाएं होने लग गई हैं कि 40 से पहले टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी ज़माने में नहीं हुआ करते थे। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि ये 18 से 40 के बीच में भी शुरू हो गए हैं और 18 से पहले भी होने लग गए हैं। इनको हम आजकल नई कैटेगरीज देने लग गए हैं, यंग डायबिटीज़ मेलाइटिस, अर्ली डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड लेट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हमें इस चीज़ से ये समझ में आ रहा है कि न केवल हृदय आघात बल्कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के भी एबनॉर्मलिटीज़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह मेनली लाइफस्टाइल है, जो कि यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा अब देखने एबनॉर्मल लाइफस्टाइल की वजह से देखने को मिल गई है। साथ ही साथ जो ये हृदय आघात जो होता है, इसके सिम्टम्स जो रहते हैं वो थोड़े से अलार्मिंग रहते हैं, खासकर जवान लोगों में। कभी कभी ये सडन कार्डियक डेथ के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने कई बार देखा है कि आपने कई बार फेसबुक के वीडियोज़ या यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा कि अचानक ही कोई आदमी गिर जा रहा है और उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो वो कभी कभी सडन कार्डियक डेथ के रूप में भी प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये छाती में दर्द और पसीना आ जाना, बहुत ज़्यादा भारीपन लगना, घुटन होने लगना, उल्टियाँ होने लगना, इस प्रकार के लक्षणों के साथ भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको हृदय के संबंधित किसी भी प्रकार के असहनीय कुछ लग रहा है, कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, तो निश्चित तौर से आपको एक्सपर्ट से मिल लेना चाहिए, ताकि वो सिम्टम को क्लासिफाई कर पाएगा कि वो हृदय की से जुड़ी हुई है भी कि नहीं।
डॉक्टर जोगेश, देखिए चाहे बात करें डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की या फिर हार्ट अटैक की, किसी भी समस्या की अगर हम बात करें दिल से जुड़ी हुई, तो आपने जो लक्षण बताए हैं जाहिर सी बात है कि उनका ध्यान सभी रखेंगे, और आपने कुछ कारण भी बताया जिसकी वजह से ये होते हैं, जैसे अनियमित लाइफस्टाइल आपका होना। लेकिन देखिए कई बार हमने ये भी सुना है कि जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी वजह से भी लोगों को ये सब समस्याएं होती है। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जिन्हें डायबिटीज है, जिनके पापा को या फिर बात करें मम्मी को या किसी भी फैमिली मेंबर को अगर शुगर है, तो उन्हें किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए आगे? देखिए, फैमिली हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो मैं इस बात को थोड़ा ऐसे समझाना चाहूँगा कि हम इंडियंस की एथनिसिटी पे अगर मैं बात करूं तो हम लोग अमेरिकन्स के कंपैरिजन में लगभग 10 साल पहले हार्ट अटैक हमें आता है। ये हमारा कंप्लीट जीनोटाइप है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जो मध्य प्रदेश का निवासी होगा उसको थोड़ा देर से आएगा या छत्तीसगढ़ का निवासी है उसको अलग आएगा। सबको लगभग 10 साल पहले आएगा अमेरिका के कंपैरिजन के लोगों में। इसके अलावा एक रहता है जेनेटिक्स में कि फैमिलियल हिस्ट्री में डायबिटीज़ का होना और फैमिलियल हिस्ट्री में हार्ट अटैक का होना। अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो आपको अर्ली डायबिटीज़ के चांसेस हैं। अर्ली डायबिटीज़ मतलब अर्ली रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग अ हार्ट अटैक। तो अगर ये यंग हार्ट अटैक्स के केसेस अगर हमारे घर में हैं तो ये डायबिटीज़ हो या ना हो, उनका हृदय आघात के खतरे तब भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ऐसे लोगों को लगभग 30 की उम्र से ही थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर के अपनी ये फैमिली हिस्ट्री शेयर करनी चाहिए और उसको लेकर के इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि क्या ऐसा वजह है जो जिसकी वजह से हमारे पूरी फैमिली में इतने जल्दी हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं। तो उनका जल्द से जल्द, अगर दवाइयाँ भी कई बार जल्द से जल्द शुरू करनी पड़ जाती है, उससे उनको फ़ायदा होता है, तो हमें जल्द से जल्द उनकी दवाइयाँ इलाज कर लेनी चाहिए। आप कई बार एक मरीज सुनेंगे कि जिनके घर में सभी कोई लकवे पड़ रहे हैं या सभी कोई हार्ट अटैक पड़ के एक्सपायर हो रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर जोगेश, जैसे कि आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी सेहत के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है, जिससे आप इन तमाम जो खतरे हैं उनसे उबर सकते हैं, उनसे आप दूर रह सकते हैं। डॉक्टर जोगेश, लगभग आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। जो कंफ्यूजन हमें रहता है इन समस्याओं को लेकर, आपने वो भी दूर किया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ एक बार फिर से हमारे दर्शकों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार की भी सेहत का जरूर ध्यान रखें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।